आज के मुख्य समाचार। बागवानी कॉलेज को शिफ्ट करने के विरोध में प्रदर्शन। रामनगर बावड़ी में चलाया स्वच्छता अभियान। शिमला में विजय दिवस पर देशभक्ति का संकल्प। हिमाचल के प्रमुख शहरों में अब ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल होगा। होटल में चल रही देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़। हिमाचल निर्माता की शिक्षा स्थली आज स्टाफ के लिए तरसी। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती का सरकार पर तीखा प्रहार। 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। भाजपा विधायक हंसराज का कांग्रेस पर तीखा हमला। अब समाचार विस्तार से। बागवानी एवं वानिकी कॉलेज को थुनाग से नाचन शिफ्ट करने के विरोध में थुनाग में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। स्थानीय ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का घेराव कर दिया। आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने थुनाग पहुंचे मंत्री नेगी का काफिला प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया और उस पर डंडे फेंके गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने जूते भी फेंके, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को हल्ला बल प्रयोग करना पड़ा। कई महिलाएं तो मंत्री के वाहन के आगे लेट गई, जिन्हें महिला पुलिस ने समझाकर हटाया। प्रदर्शनकारी यह मांग कर रहे हैं कि कॉलेज को थुनाग में ही चलाया जाए, क्योंकि यहाँ संचालन में कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का आरोप था कि छात्रों के हितों की अनदेखी की जा रही है। यह फैसला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। इस दौरान मंत्री नेगी थुनाग विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, जबकि बाहर ग्रामीण नारेबाजी करते हुए उन्हें बाहर बुलाने की मांग करते रहे। वहीं भाजपा नेता कमल राणा व गुलजारी लाल ने चेतावनी दी है कि यदि कॉलेज को लेकर अधिसूचना रद्द नहीं की गई तो वे न्यायालय का रुख करेंगे। उन्होंने सरकार पर सिराज क्षेत्र के साथ साजिश करने का आरोप लगाया है। इस पूरे घटनाक्रम पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने गोहर के बासा विश्राम गृह में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि यह भाजपा की सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि गांव वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, उन्हें भड़काया गया है। सरकार जन भावनाओं को समझती है और उचित निर्णय लिया जाएगा। हालांकि मंत्री नेगी ने कहा कि वे जनता की भावनाओं को सरकार के समक्ष रखेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमता नहीं दिखा। आखिरकार भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच मंत्री चैल चौक के लिए रवाना हुए। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड SJPNL पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रामनगर स्थित ऐतिहासिक बावड़ी परिसर में संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान बावड़ी के आसपास जमा प्लास्टिक कचरा, जलीय खरपतवार और अन्य गंदगी को हटाया गया, जिससे यह पारंपरिक जल स्रोत पहले की अपेक्षा कहीं अधिक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित नजर आने लगा। इस पहल का उद्देश्य केवल सफाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह स्थानीय समुदाय को जागरूक करने का भी एक ईमानदार प्रयास रहा, जो कि जल स्रोतों की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रतिनिधियों ने बताया कि शहर के पारंपरिक जल स्रोतों को संरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि ये न केवल प्राकृतिक धरोहर है, बल्कि आम लोगों की जल आवश्यकताओं का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। अभियान के बाद परिसर में साफ सफाई के बाद कचरा प्रबंधन के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। प्लास्टिक उपयोग को सीमित करने और जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्थानीय नागरिकों से अपील भी की गई। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं सुइज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि शिमला में जल प्रबंधन का कार्य कर रही है, इसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से काम कर रहा हूँ। आज का ये जो इवेंट है, आज 25 जुलाई को हमने हमारे शिमला की जो एक स्थानीय बावड़ी है, जो कि रामनगर क्षेत्र में पड़ती है, तो हमने इसको कुछ दिन पहले मुआयना किया था और हमने देखा कि ये बावड़ी आसपास के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाती है, पर इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। आपने भी देखा जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया आज का, साफ़ सफाई का कितना ज़्यादा आसपास गंदगी थी, प्लास्टिक के रैपर्स थे, घास उगी हुई थी। तो सुइज इंडिया ने
ये बीड़ा उठाया इस बावड़ी को साफ़ करने का। और इस आयोजन का एक और महत्व है कि सुएज इंडिया जो जुलाई का महीना है इसे नो प्लास्टिक मंथ के तौर पे मना रही है, यानी कम से कम हम अपने जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग करें। और यही मैसेज हम इस बावड़ी की सफाई से भी देना चाह रहे हैं। और आने वाले समय में भी हम और हमारी टीम और साथ में हमारी जो सहयोगी एजेंसीज़ हैं जैसे NGO डूअर्स है, हमारी PR एजेंसी है, सभी के सहयोग से, SJPNL के सहयोग से, जिनके साथ हम शिमला में जल प्रबंधन को सुचारू करने का कार्य कर रहे हैं, उनके सहयोग से हम शिमला में लोगों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवानी हो, किसी भी प्रकार की समाज सेवा हो, उसमें आगे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहेगा। धन्यवाद। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसाहा, जो कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र रही है, आज स्टाफ की भारी कमी से जूझ रही है। प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, टीचर, मेडिकल व नॉन मेडिकल सहित लगभग 10 पद खाली होने के चलते स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता पर संकट खड़ा हो गया है। पढ़ाई प्रभावित होने के कारण अब बच्चे स्कूल में प्रवेश लेने से हिचकिचा रहे हैं। स्थानीय छात्रों को मजबूरन 10 से 12 किलोमीटर दूर के स्कूलों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे अभिभावकों में भारी नाराजगी है। पूर्व सरकार ने स्कूल में नॉन मेडिकल संकाय की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन स्टाफ न मिलने की वजह से अब इन्हें बंद कर दिया गया है। स्कूल प्रशासन के अनुसार बच्चे प्रवेश लेने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि यहाँ विषय अध्यापक ही मौजूद नहीं है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुरेश शर्मा ने बताया कि स्कूल में टीचर, नॉन मेडिकल, टीचर मेडिकल सहित कई अन्य शिक्षकों के पद रिक्त है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हमने समय समय पर रिक्त पदों की जानकारी और शिक्षा विभाग और सरकार को भेजी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिस स्कूल से हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने शिक्षा ग्रहण की थी, उसकी यह दुर्दशा न केवल चिंताजनक है, बल्कि प्रशासन के उदासीनता को भी उजागर करती है। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों व अभिभावकों ने सरकार से मांग की है कि स्कूल में जल्द से जल्द स्थायी स्टाफ की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों को शिक्षा के लिए दूर दराज न जाना पड़े और बसाहा स्कूल की गौरवशाली पहचान फिर से कायम हो सके। शिक्षा विभाग और सरकार को चाहिए कि इस ऐतिहासिक विद्यालय की गिरती स्थिति को संज्ञान में ले और आवश्यक नियुक्तियां कर शिक्षण व्यवस्था को पटरी पर लाए। थनाग स्थित बागवानी एवं वानिकी कॉलेज को नाचन स्थानांतरित करने के फैसले पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सतपाल सत्ती ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर क्षेत्रवाद और छात्र विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। सतपाल सत्ती ने कहा कि सराज क्षेत्र के लोगों और छात्रों के साथ सीधा अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने इस कदम को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया और चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो भाजपा जन आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। सत्ती ने कहा, थुनाग में कॉलेज चलाने में कोई बाधा नहीं है, फिर भी इसे शिफ्ट करना केवल क्षेत्र विशेष के साथ भेदभाव है। सरकार का यह रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज का स्थानांतरण केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों की उम्मीदों पर प्रहार है। सतपाल सत्ती ने सरकार से फैसला तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने थुनाग में हो रहे प्रदर्शन को जनता का स्वाभाविक आक्रोश बताया। थुनाग कॉलेज प्रकरण हिमाचल में शिक्षा और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिस पर आने वाले समय में राजनीति और तेज हो सकती है। शिलान्यास वहां पर किया था थुनाग के अंदर। उस शिलान्यास के बाद वहाँ के लिए भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार ने लगभग 205 बीघा जमीन उस कॉलेज के नाम की थी, जिसकी मंजूरी उस समय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के उसकी मंजूरी उस समय ली। और उसके बाद उस कॉलेज का एक पूरा खाका तैयार करके उसकी जो डीपीआर बनी थी, उसका पूरी डीपीआर के अंदर कहाँ क्या क्या उसके अंदर होगा कॉलेज के अंदर, उसका पूरा डिटेल डीपीआर बना करके उसका शिलान्यास किया था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट बदल गई, तो जिस तरह का काम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है,
कि अलग अलग जगह पर बिना सोचे समझे इंस्टीट्यूशंस को बंद करना, लोगों की परेशानियों को ध्यान में न रखते हुए अपने तुगलकी फरमान जारी करना, उसी तरह का रवैया इस कॉलेज के बारे में भी कांग्रेस की सरकार ने अपनाया। जो शिलान्यास किया गया उस शिलान्यास को आगे नहीं बढ़ाते हुए वहाँ पर जो 10 करोड़ रुपया उस समय दिया था उसका कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम इस गवर्नमेंट ने पिछले 28 वर्षों में नहीं किया। और उसके बाद वहाँ पर जो भी स्थितियाँ हुई उसके कारण उस कॉलेज के सारे काम ठप हो गए। और उसके नाते जयराम ठाकुर जी ने उस समय शंका प्रकट करते हुए विधानसभा के अंदर 3 अगस्त 2024 को प्रश्न पूछा था कि आप थुनाग का जो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कॉलेज है क्या उसको बंद कर रहे हैं, क्या उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसका जवाब माननीय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी ने दिया था कि ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और वहाँ एक अच्छा परिसर बना करके बच्चों को समर्पित करेंगे, प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। यानी 28 नवंबर 2024 को जो पत्र आया जो सितंबर में जारी किया गया था उसके कारण वो 10 करोड़ रुपया वापस बुला लिया। उसके बाद फिर ये मुद्दा बना वो पैसे क्यों वापस हुए, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उसका टेंडर लगा हुआ उसको आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मंशा कांग्रेस की गवर्नमेंट की जग जाहिर हो रही थी। उसके कारण इन लोगों ने अभी उस कॉलेज को शिफ्ट करने का निर्णय वहां पर ले लिया। जिस कॉलेज को नए 3 सेशन के बच्चे पढ़ करके बाहर निकल गए, वहां पढ़ाई करके चले गए, वो कॉलेज आज की डेट में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थुनाग है उसकी बिल्डिंग में और जो पंचायती राज विभाग का एक ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर बना हुआ उसकी बिल्डिंग में, पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसकी बिल्डिंग में और एक अन्य भी की बिल्डिंग है उसमें चल रहा था। यानी कोई दिक्कत नहीं थी। और उस जो वहाँ पर त्रासदी आई है सिराज विधानसभा क्षेत्र में, थुनाग के अंदर, जन्नाचन में, जगसोग में, हिमाचल के अंदर क्षेत्रों में, उसका सबसे ज़्यादा जो असर हुआ वो सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर। लेकिन जिस स्थान के ऊपर जो कॉलेज है वहाँ पर कोई भी ऐसा, ये जो 3 इंस्टीट्यूशन मैंने बताए उनकी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पर कॉलेज आराम से चल रहा था, आराम से चल सकता है। लेकिन इन लोगों ने जो वहाँ पर पहले से ही मंशा जाहिर हो रही थी उस मंशा के कारण इन लोगों ने उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया। और जब उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया तो उसके पश्चात लोगों के अंदर वहाँ पर आक्रोश हुआ, लोगों ने वहाँ पर विरोध प्रकट किया। और आपदा आने के लगभग 26 दिनों के बाद हमारे हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर वहाँ पर विजिट के ऊपर गए। उस समय वहाँ की जनता ने उनकी इस नोटिफिकेशन का विरोध किया, प्रदेश सरकार के निर्णय का विरोध किया, जिसके कारण वहाँ पर आंदोलन भी हुआ, नारे भी लगे। लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को शांत न करते हुए, जब उनकी बात को ना सुनते हुए, वहाँ पर लगभग 60 पुरुष, महिलाएं और नौजवान मित्रों के ऊपर, वहाँ पर 60 लोगों के ऊपर FIR लॉन्च हो गई। मैं ये मानता हूँ कि जो मंत्री हैं वो सबके हैं और उन्हीं के संबंधित डिपार्टमेंट का अगर विषय है तो उसको उनको बहुत ही सहनशीलता से और बहुत ही समझदारी से उसको डील करना चाहिए था। क्योंकि लोगों की भावनाएं आप स्वयं जानते हैं उस समय आहत होती हैं जिस समय ऐसे निर्णय लिए जाते हैं और संबंधित मंत्री ही वहाँ आया हो, तो उसके कारण उनको ठीक ढंग से डील ना करते हुए वहाँ पर तहसीलदार ने उसमें जनता के बीच जो लोग स्लोगन कर रहे थे उन लोगों को डराने की कोशिश की। कोशिश ही नहीं की, उनको धमकियां दी कि तुम लोगों की इंक्रोचमेंट किस किस की कहाँ पर है उसकी हमें जानकारी है, पूरी इंक्रोचमेंट को हम लोग निकालेंगे और तुम्हारा जो इस आपदा में नुकसान हुआ है आपको आपदा का राहत तो क्या देनी, आप लोगों के ऊपर हम लोग केस रजिस्टर करेंगे। उसके कारण लोग और भड़क गए। यानी एक तहसीलदार इस तरह से डील कर रहा है एक मंत्री जी के होते हुए, मुझे लगता है कि वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्वयं
तो बड़ा जिम्मेवार आदमी वहाँ है मंत्री के रूप में, तो तहसीलदार को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, जिसके कारण जनता वहाँ पर नाराज होगी, हताश हो गए और उसके कारण वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि जिसके कारण वहाँ पर जनता को आंदोलन उग्रता की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। बद्दी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देह व्यापार के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नालागढ़ उपमंडल के नंगल क्षेत्र में स्थित एक होटल में छापेमारी कर 4 महिलाओं को रेस्क्यू किया है और मौके से अहम सबूत भी बरामद किए हैं। पुलिस टीम ने नकली ग्राहक भेजकर रैकेट का भंडाफोड़ किया। पूछताछ और जांच के दौरान पता चला कि इस अनैतिक धंधे का संचालन दिलशाद नानोवाल जिला सोलन और मोनू राणा भडल जिला भागवत उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा था। ये आरोपी होटल कर्मचारी सचिन के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क कर महिलाओं के सप्लाई करते थे। मौके से पुलिस ने 9 बोतलें अवैध शराब, हिसाब किताब से जुड़ी कॉपी, 2 गाड़ियां बरामद की है। स्विफ्ट कार पंजाब निवासी के नाम पर पंजीकृत है, जिसकी जांच भी की जा रही है। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने जानकारी दी कि होटल कर्मचारी सचिन को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस सभी संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। बद्दी पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होटल व गेस्ट हाउस मालिकों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनके प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में किया गया तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। बद्दी पुलिस का यह अभियान न सिर्फ क्षेत्र में देह व्यापार पर चोट है, बल्कि इससे जुड़े नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत को आज 26 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन ना तो जज्बा कम हुआ और ना ही जोश। शिमला के बचत भवन में आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह के दूसरे दिन भी वीर गाथाओं की गूंज सुनाई दी। इस अवसर पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और हिमाचल के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 52 सैनिकों ने वीर गति पाई थी। राज्य के सैकड़ों सैनिकों ने बर्फीले दुर्गम मोर्चों पर लड़ते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। कार्यक्रम में उपस्थित सेना अधिकारियों व पूर्व सैनिकों ने अपने जंग के अनुभव साझा किए और बताया कि वास्तविक युद्ध का मैदान कितना कठिन होता है। पूर्व सैनिकों ने बताया कि कारगिल की लड़ाई केवल हथियारों की नहीं, बल्कि हौसले और हिम्मत की जंग थी। दुश्मनों को पीछे धकेलने के लिए भारतीय जवानों ने -30 डिग्री तापमान में भी मोर्चा नहीं छोड़ा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि आज भी हमारे जवान उसी जज्बे के साथ सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आज यहाँ पर उपस्थित डीसी महोदय और बाकी गणमान्य लोग, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हमारे को इस 26वें विजय दिवस के उपलक्ष्य में याद किया है। पिछले साल भी किया था, हर वर्ष होता है, लेकिन हमें गौरव होता है कि 26 साल जब इस परिस्थिति को हुए निकल चुके हैं, लेकिन देश आज भी उस चीज़ को याद रखता है। ये हमें बहुत हमारा सौभाग्य है और हम अपने आप को एक बहुत बड़ा इसका अपना महत्व समझते हैं। आपने बोला कि वो दिन हमें भी आज याद आए, तो मैं अगर अपनी ये बात कहूँ तो छोटा सा एक टॉपिक देता हूँ, थोड़ा 5 मिनट हो सकते हैं। 3 मई 1999 मैं ऑफिशियली घर पर था। जैसे ही पीछे पहले बताया गया था कि एक चिट्ठी आई थी, तो वही एक मैं छुट्टी पर था, तो छुट्टी से मैं वापस गया था। वापस आने के बाद मैं 16 तारीख को अपने प्रेजेंट लोकेशन में पहुंचा था। मच्छर सेक्टर में था, दुर्गम और ठंडा इलाका था, बर्फीला तूफान था। पोस्टिंग आई थी अबोहर की, लेकिन पोस्टिंग में नहीं जा पाए और पोस्टिंग से पहले जो है हमें कारगिल में जाना पड़ा। कारगिल में जब गए थे तो वो दिन हमें याद है कि हमने उस टाइम कैसी कठिनाइयों से उस कम समय में, बहुत कम समय में हमारे को उस ठंडे इलाके में, जबकि -20 और
-30 डिग्री की उसमें ये डिसीजन लेना पड़ा कि अभी हमें इसमें ऑपरेशन लड़ना है। तो हमें वो दिन आज उस प्रकार से याद आता है कि हम कैसे इस कठिन परिस्थिति में जो दुश्मन के नापाक हरकतों से उन्होंने जो हमारे ऊपर ये चीज़ थोपी है, हम इसका कैसे डिसीजन लेंगे और आज हम अपने देश को किस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे ऊपर भरोसा रखते हुए कि हम क्या ये डिसीजन ले पाएंगे कि आज हम अपने देश का यहाँ पर तिरंगा गाड़ पाएंगे या नहीं गाड़ पाएंगे। हमारे पास बहुत सारी सिचुएशनें थी, ठंड बहुत थी, ठंड इतनी ज़्यादा थी कि -30 और 40 में जब हम ऑपरेशन पेट्रोलिंग अम्बुश में जाते थे तो हमें वहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिली। क्लोथिंग भी इतना हमारे को प्रेजेंटली टाइम में एकदम इससे नहीं मिल पाया, क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी हो गई थी कि तुरंत हमारे को उस विदिन मतलब घंटों के बीच में हमें वहाँ पर मूव करना था, ऑपरेशन लड़ना था। ऑपरेशन के ऊपर पहले ही दुश्मन जो है हमारे मेन जो हमारे पोस्ट थे वो ऑक्युपाइड करके बैठ गया था और शायद उसने ये सोचा था कि अभी हम यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन उसको शायद मैं ये समझता हूँ कि उसको इस चीज़ का पता नहीं था कि शायद भारतवर्ष काफ़ी बड़ा देश है और इसके साथ लोहा लेना मेरे लिए मतलब मुश्किल होगा, लेकिन उसने सोचा कि नहीं अभी हमारा। लेकिन ये चीज़ जब हमारे को ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ सौंपी गई और जहाँ पर टोलोलिंग और टाइगर जैसी हिल में हमने अटैक किए थे तो हमारे को वो पहाड़ियाँ अगर आप सचमुच में देखें तो हमारे को वो पहाड़ियाँ लगभग ऐसे देखनी पड़ती थी, हमारी कैप भी पीछे गिर जाती थी। तो वहाँ पर हमने अटैक करना था, तो हमने वो किस हिसाब से काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में उस चीज़ को एक ना होने जैसी चीज़ को हमने होने में तब्दील किया और दुश्मन को वहाँ से ऊपर जब हम चढ़ते थे तो सबसे बड़ी बात तो हमारे को सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो हमारे ही इलाके में दुश्मन ने ऑक्युपाइड किया था। सबसे पहली बात अपना फायरिंग, दुश्मनों का फायरिंग, आगे से जो पोस्ट वाली फायरिंग, चारों साइड से हमारे को कवरिंग फायर आता था, उससे भी बचना था, उससे भी बचे। उससे बचने के बाद एडवांस भी करना था, कैजुअलिटी भी देखनी है और कैजुअलिटी के बाद जो है एडवांस करके हमने ऑक्युपाइड जो हमारा पोस्ट ऑक्युपाइड थे वो भी हमने कैप्चर करने हैं। तो काफ़ी सारी सिचुएशनें हमारे पास उस टाइम थी जो कि हमने उसको अपने इस तरीके से ऑक्युपाइड किया कि दुश्मन को इस चीज़ का पता नहीं चला कि ये हो क्या गया है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए आगामी दिनों में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंडी जिले में हालिया आपदा के बाद से 150 से अधिक सड़कें अभी भी बाधित चल रही हैं, जिनमें सबसे अधिक नुकसान मंडी जिले में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जुलाई को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बताई गई थी, जबकि 27 और 30 और 31 जुलाई और 1 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विशेष रूप से 28 और 29 जिलों को अधिकांश स्थानों पर वर्षा का अनुमान बताया गया है। 29 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 27 और 28 और 30 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 3 से 4 दिनों के भीतर तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में अगले 4 से 5 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। राज्य में मॉनसून सीजन 20 जून से 25 जुलाई के दौरान अब तक 153 लोगों की मौत हो चुकी है, 252 लोग घायल हुए हैं और 34 लोग लापता चल रहे हैं। बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं से 1588 घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। 1139 गौशालाएं प्रभावित हुई है और 1376 पालतू पशुओं की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर राज्य को 1436 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। विशेषकर पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा भी गया है।
हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट और हाईटेक बनाया जा रहा है। महानगरों की तर्ज पर प्रदेश में अब ITMS लागू किया जा रहा है, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान ऑटोमेटिक कटेंगे। इस परियोजना के लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार को 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। इस सिस्टम के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहनों की नंबर प्लेट रीडिंग, ओवर स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट, गलत पार्किंग जैसे मामलों का चालान जनरेट करेंगे। नियम तोड़ने पर वाहन मालिक को मोबाइल पर चालान का मैसेज भेजा जाएगा। राज्य सरकार सभी ट्रैफिक कंट्रोल रूम और परिवहन निर्देशालयों को आपस में जोड़ने जा रही है, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा विश्लेषण किया जा सके। हिमाचल पुलिस, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग मिलकर इस योजना को धरातल पर उतारने में जुटे हुए हैं। अब हिमाचल प्रदेश में वाहनों को भी निर्धारित स्पीड लिमिट में ही चलाना होगा। ओवर स्पीड, गलत दिशा में वाहन मोड़ना या सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर सीधे चालान काटे जाएंगे। रेड सिग्नल पर रुकना और ग्रीन सिग्नल पर चलना अब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से नियंत्रित होगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में हाल ही में रोड सेफ्टी अधिकारियों की बैठक में इस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में दिन ही नहीं, रात में भी ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में ITMS सिस्टम लोगों को जाम से राहत दिलाने में प्रभावी साबित होगा। यह आधुनिक प्रणाली प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि यह योजना सफल रही तो हिमाचल प्रदेश में जल्द ही डिजिटल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है। भाजपा विधायक एवं चंबा जिला के चुराह क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हंसराज ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए व्यवस्था परिवर्तन के नाम ने हिमाचल प्रदेश का भट्टा बैठा दिया है और यह सरकार का एक दिखावटी चेहरा है। विधायक हंसराज ने कहा कि हिमाचल जैसे शांत और शिक्षित राज्य में लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत है, लेकिन वर्तमान सरकार जनता की भावनाओं और क्षेत्रीय संतुलन की अनदेखी कर रही है। हंसराज ने IGMC शिमला को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह राज्य का एक पुराना और प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है, लेकिन हाल के मामलों और अव्यवस्थाओं ने इसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संस्थानों में विवाद और कुप्रबंधन सामने आना पूरे स्वास्थ्य ढांचे के लिए खतरे की घंटी है। थुनाग में खोले गए संस्थानों को लेकर विधायक ने कहा कि सरकार ने वहां सिर्फ उद्घाटन किए हैं, लेकिन कोई ठोस कार्य नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों की कथनी और करनी में भारी अंतर है, जिसके कारण जनता में क्रोध और असंतोष पनप रहा है। देखिए, ये व्यवस्था परिवर्तन का नारा ही गलत था। माननीय जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने जो इस तरह का नारा दिया, इस नारे ने जो है, मैं अगर स्पष्ट तौर पे कहूँ तो हिमाचल का एक तरह से भट्टा ही बैठा दिया है। हमारा IGMC जो है एक रेपुटेड संस्थान है। इस संस्थान ने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी हैं, जहां हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं और बहुत उन्नत तरह के उपकरण लाने की बात करते हैं, लेकिन मरीजों को जो है वो आप उस तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं। लगातार अलग अलग हॉस्पिटलों में और हॉस्पिटल्स में एक तरह से लोगों ने जानें गंवाई हैं। तो प्रदेश के लिए ये अब सोचने का विषय हो गया है कि आपने स्वास्थ्य सेवाओं को, जब हिमकेयर बंद किया था इन्होंने कार्ड, तब भी हमने कहा था कि ये प्रदेश के आम गरीब के लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। गरीब जो है वो त्रासद है और अभी आयुष्मान से थोड़ा बहुत मदद मिलती है उन लोगों को, लेकिन मौजूदा समय में तो स्वास्थ्य का स्तर हिमाचल में बहुत गिरा है और ये एक तरह का व्यवस्था परिवर्तन ही है। जो रेनाउंड संस्थान थे वो भी अपनी छवि खो रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम लोग सही ट्रैक पे हैं भी कि या नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है और हिमाचल में तो लोकतंत्र की जड़ें जो है वो बहुत ज़मीन तक हैं, बहुत नीचे तक है, मजबूत जड़ें हैं हिमाचल में। लेकिन हिमाचल के लोगों के साथ, पहाड़ के लोगों के साथ, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, इसके साथ छल कभी नहीं करना चाहिए। अब आप जो है वो अपनी कथनी और करनी, जब जयराम जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वहाँ संस्थान खोला, उसके लिए पैसे दिए, आप जो है वो फाउंडेशन नहीं रखने देते, क्लासेज शुरू करी तो आप कहते हैं शिफ्ट कर देंगे। ये मसला जो है वो 2022-23 से, जब से इनकी सरकार आई है तब से चला हुआ था। अभी आपदा में आपको जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए थी, ये नहीं कि आप उसको, उस संस्थान को शिफ्ट कर देते।
माननीय जगत सिंह नेगी जी बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं और उनको चाहिए था कि लोगों की जन भावनाओं को समझते वहाँ पर मरहम लगाने की बजाय आप नमक छिड़कने का काम करोगे तो लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे और उचित भी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अब सरकार के लिए है। सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि क्या अब इनके मंत्रियों को हेलमेट लेकर के जाना पड़ेगा अपने सिरों पे, या फिर डबल प्रोटेक्शन के साथ जो है वो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। इन्होंने युवाओं को ठगा, 1 लाख नौकरी देने की बात हर साल करी है, 1500 रुपये हर महिला को देने की बात करी, और जो संस्थान इन्होंने बंद किए हैं, जो व्यवस्थाएं इन्होंने खराब करी हैं, लोगों का गुस्सा अब धीरे धीरे फटना शुरू हुआ है, लोगों ने वहां आना शुरू किया है। तो मुझे लगता है ये जो है वो अब सरकार को अब अलार्मिंग स्थिति में जाना पड़ेगा कि हम किस ट्रैक पे बहुत ज़्यादा गलत है, ये मैं कहना चाहता हूँ।